क्या इंस्टाग्राम का इस्तेमाल किसी की जान लेने के लिए भी किया जा सकता है? ज़्यादातर लोग तो इंस्टाग्राम जैसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज़ एंटरटेनमेंट के लिए करते हैं, मगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस प्लेटफॉर्म का गलत फायदा उठाकर बड़े से बड़े कांड को भी अंजाम दे रहे हैं। पिछले दिनों ऐसा ही एक कांड नागपुर में सामने आया, जिसने हर किसी को हिलाकर रख दिया था। हम बात कर रहे हैं अमन ध्रुवंशी केस की। आखिर ये अमन ध्रुवंशी केस क्या है? अमन के साथ क्या कुछ हुआ और इन सब में इंस्टाग्राम का क्या रोल था? चलिए जानते हैं सब कुछ डिटेल से इस वीडियो में। अगर आप भी इंस्टाग्राम धड़ल्ले से यूज करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए भी एक सीख हो सकती है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सच्चाई न सिर्फ सीख देने वाली बल्कि होश उड़ाने वाली भी है। हम कहानी शुरू करें उससे पहले आप जल्दी से क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि ये कहानी अमन ध्रुवंशी नाम के एक लड़के की है। अमन मूल रूप से नागपुर के मनकापुर का रहने वाला था। अमन की उम्र अभी यही कोई 20 साल थी। फिलहाल ये शिलोंग के कॉलेज से होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहा था। इस दौर के बाकी युवकों की तरह ही अमन भी इंस्टाग्राम पर एक्टिव रहता था। बात जून 2025 की है। अमन के कॉलेज में छुट्टी हो जाती है। छुट्टी बिताने के लिए वो अपने घर नागपुर चला जाता है। यहां आकर वो दोस्तों के साथ मजे से अपनी छुट्टी बिताने लगता है। 14 जून 2025 को भी रोज की तरह अमन घर से ये कहते हुए निकलता है कि दोस्तों के साथ घूमने जा रहा है। परिवार वाले भी निश्चिंत हो जाते हैं और अपने अपने कामों में लगे रहते हैं। अब रात के लगभग 10 बज रहे थे। अक्सर 10 बजे तक तो अमन घूमकर वापस आ ही जाता था, लेकिन आज वो अब तक वापस नहीं आया था। घरवाले अमन की वापसी का कुछ देर और इंतजार करते हैं, लेकिन वो नहीं आता है। तब परिवार वाले अमन से फोन पर कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फोन अनरीचेबल बताता है। अमन से कांटेक्ट ना होने पर परिवार वाले अमन के कुछ करीबी दोस्तों को फोन करके अमन के बारे में जानकारी लेते हैं, लेकिन किसी भी दोस्त के पास अमन के बारे में कोई भी जानकारी नहीं होती है। ये सुनकर परिवार वाले बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। अपने स्तर से वो अमन की तलाश की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन उसका कहीं भी अता पता नहीं चलता है। अब तक सुबह हो चुकी थी। परिवार वाले बहुत ज्यादा परेशान थे। इंतजार करते हुए 14 घंटे से ज्यादा बीत चुके थे, लेकिन अमन वापस नहीं आया था। इसलिए अब परिवार वाले अमन को ढूंढने में पुलिस की मदद लेने का फैसला करते हैं। 15 जून 2025 को परिवार के कुछ सदस्य नागपुर के ही मनकापुर पुलिस स्टेशन में जाकर अमन के गायब होने की शिकायत दर्ज करवाते हैं। अभी परिवार वाले थाने में अपनी शिकायत दर्ज करवा ही रहे थे कि एक अनजान युवक मनकापुर पुलिस स्टेशन के बाहर जाकर वहां मौजूद कांस्टेबल से बात करने लगता है। वो युवक कांस्टेबल को एक ऐसी बात बताता है जिसे सुनकर कांस्टेबल शॉक्ड रह जाता है। दरअसल वो युवक बताता है कि पास के जंगल में कुछ बदमाश लोगों ने एक युवक की हत्या पिछली रात कर दी है और इस हत्या के आरोप में मुख्य आरोपी उसे फंसाना चाहता है। युवक द्वारा कही गई बातों के बारे में तुरंत कांस्टेबल थाने में मौजूद दूसरे अधिकारियों को बताता है और जल्द ही एक टीम युवक द्वारा बताई गई लोकेशन की तरफ निकल जाती है। कांस्टेबल को सूचना देने वाले युवक ने जो हुलिया मारे गए युवक का बताया था, वो अमन के परिवार वालों द्वारा दिए गए हुलिये से काफी मैच हो रहा था। इसलिए परिवार के सदस्यों को भी पुलिस वाले अपने साथ लेकर घटनास्थल की तरफ जाते हैं। युवक ने जहां पर लाश होने की जानकारी दी थी, वो जगह महाराष्ट्र के गोरेवाड़ा फॉरेस्ट के अंतर्गत आने वाले पितसुर नाम की एक सुनसान जगह थी। जब पुलिस वाले इस लोकेशन पर पहुंचते हैं तो वहां पर सच में एक युवक की खून से लथपथ लाश पड़ी हुई थी। सबसे पहले पुलिस वाले उस लाश को अपने कब्जे में लेते हैं और फिर फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद अमन के परिवार को वो शव दिखाया जाता है। शव को देखते ही परिवार वाले दहाड़े मारकर रोने लगते हैं। वो शव अमन का ही था। अमन जो कल तक हंसी खुशी अपना जीवन बिता रहा था, एक पल में परिवार से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो गया था। अब पुलिस वालों के लिए सबसे बड़ी चुनौती इस बात का पता लगाने की थी कि अमन की ये हालत किसने की है। इस मामले में पुलिस वालों की अगर सबसे ज्यादा कोई मदद कर सकता था तो वो युवक था जिसने पुलिस को अमन के शव के बारे में टिप दी थी। पुलिस तक ये जानकारी पहुंचाने वाले युवक का नाम अभिषेक राजेश कटारिया था, जिसकी उम्र लगभग 20 साल थी। आधिकारिक रूप से अभिषेक कटारिया को पुलिस द्वारा हिरासत में ले लिया जाता है
और पूछताछ शुरू की जाती है। इस पूछताछ में अभिषेक कटारिया बताता है कि उसने हत्या नहीं की है, बल्कि किसी और के कहने पर वो अमन को किडनैप करने में शामिल था। राजेश अपने बयान में 18 साल के लकी सुनील मेंधेवर नाम के एक युवक को अमन की अपहरण से लेकर हत्या तक का मास्टरमाइंड बताता है। इसके अलावा इस कांड में 18 साल के सुलभ ठाकुर तथा एक और 17 साल के युवक का नाम भी सामने आता है। पुलिस वाले पहले तो अमन के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं। दूसरी तरफ अभिषेक कटारिया को हिरासत में रखते हुए पुलिस वाले उन तीनों की तलाश में भी निकल जाते हैं जिसका नाम अभिषेक ने लिया था। कुछ ही घंटों की मेहनत के बल पर पुलिस वाले उन तीनों को भी हिरासत में ले लेते हैं। अब बारी थी इन तीनों से पूछताछ करते हुए अमन के मौत के रहस्य को सुलझाने की। पहले तो सभी अमन को जानने तक से ही मना करने लगते हैं, लेकिन पुलिस वालों की सख्ती के आगे उन लोगों की चालाकी नहीं चल पाती है और फिर एक ऐसा खुलासा होता है जिसे सुनकर सभी शॉक्ड रह जाते हैं। आरोपियों से की गई पूछताछ के बाद पुलिस द्वारा दिए गए बयान के मुताबिक अमन की हत्या के पीछे का मास्टरमाइंड था लकी सुनील मेंधेवर और इस हत्या की वजह थी शक और प्यार। एक मामूली से शक की वजह से एक युवक की जान ली गई थी। दरअसल पूरा मामला यूं था कि जिस कॉलेज में अमन ध्रुवंशी पढ़ाई कर रहा था, उसी कॉलेज में एक लड़की भी पढ़ाई करती थी। अमन और वो लड़की एक ही बैच में थे। एक बैच में होते हुए भी इन दोनों में बहुत ज्यादा गहरी दोस्ती नहीं थी। बस एक कॉलेज फ्रेंड की तरह दोनों के बीच कभी कभार हाय हेलो हो जाया करता था। वास्तव में उस लड़की का अफेयर सुनील मेंधेवर से था। दोनों काफी समय से रिलेशनशिप में थे। दोनों की काफी बातचीत भी हुआ करती थी। इन दोनों का रिश्ता ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन एक समय बाद किसी बात को लेकर इन दोनों का ब्रेकअप हो जाता है। लड़की ही सुनील मेंधेवर से अलग हो जाती है। जब दोनों रिलेशनशिप में थे तब बातचीत के दौरान अक्सर लड़की अमन ध्रुवंशी का जिक्र सुनील से किया करती थी। ब्रेकअप के बाद सुनील को लगने लगता है कि कहीं ना कहीं इस ब्रेकअप के पीछे अमन ध्रुवंशी का ही हाथ है। अब यह बात सुनील के दिलो दिमाग में बैठ जाती है कि अमन ने ही उसका ब्रेकअप करवाया है और अब वो उसकी एक्स के साथ रिलेशनशिप में है। सुनील इसे अपनी हार के तौर पर देखता है और मन ही मन अमन को सबक सिखाने का फैसला करता है। पहले तो वो अलग अलग तरीकों से अमन ध्रुवंशी को खत्म करने का प्लान बनाता है, मगर किसी भी प्लान में उसे कामयाबी नहीं मिलती है। अंत में वो इंस्टाग्राम का सहारा लेता है। दरअसल इंस्टाग्राम पर अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के नाम से फेक अकाउंट बनाता है और अमन ध्रुवंशी को फॉलो रिक्वेस्ट भेजता है। अमन समझता है कि यह रिक्वेस्ट उसकी क्लासमेट ने भेजी है, इसलिए अमन भी फॉलो बैक करता है। कुछ ही समय बाद अमन को उस लड़की की आईडी से मैसेज भी आने शुरू हो जाते हैं। अमन भी उन मैसेज का जवाब देता है और दोनों में बातचीत शुरू हो जाती है। अमन समझ रहा होता है कि वो अपनी क्लासमेट से बात कर रहा है, जबकि असल में उसकी क्लासमेट का एक बॉयफ्रेंड अमन को अपने चाल में फंसाने के लिए उसे मैसेज कर रहा था। कुछ समय तक उस आईडी से बातचीत होती रहती है और फिर 14 जून 2025 को सुनील अमन को उस आईडी से मैसेज करते हुए एक सुनसान जगह पर मिलने की ख्वाहिश जताता है। सुनील की साजिशों से अनजान अमन मैसेज की बातों में आकर मिलने के लिए रेडी हो जाता है। मैसेज पर ही अमन को बताया जाता है कि तुम्हें गोरेवाड़ा फॉरेस्ट के खास लोकेशन पर आना है ताकि हम दोनों आराम से मिलकर बातें कर सकें। इसी के बाद अपने परिवार वालों से ये कहते हुए अमन चला जाता है कि वो अपने दोस्तों से मिलने जा रहा है। घर से निकलकर वो सीधे गोरेवाड़ा फॉरेस्ट चला जाता है। बताई गई लोकेशन पर पहुंचकर वो अपने दोस्त के आने का इंतजार करने लगता है, मगर वहां पर लड़की की बजाय 3 लड़के पहुंचते हैं और अमन पर हमला करते हुए उसे किडनैप कर लेते हैं। ये किडनैपर कोई और नहीं बल्कि अभिषेक, सुलभ ठाकुर और एक 17 साल का नाबालिग लड़का था। तीनों अमन को वहां से जंगल में और अंदर ले जाते हुए पिटिसुर नाम की सुनसान जगह पर ले जाते हैं। यहां पहले से ही सुनील चाकुओं के साथ इंतजार कर रहा था। अमन को देखते ही वो आपे से बाहर हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है, तू हमारे बीच आया, तेरे कारण वो मुझसे दूर हुई। और फिर बड़ी ही बेदर्दी से अमन पर सुनील चाकू से ताबड़तोड़ हमले करना शुरू कर देता है। अमन बदमाशों से बचने की भरपूर कोशिश करता है, मगर इन चारों की पकड़ से वो नहीं बच पाता है और जमीन पर गिर पड़ता है। सुनील तब तक चाकू से हमले करना जारी रखता है जब तक उसे अमन की मौत का यकीन नहीं हो जाता है। अमन की मौत के बाद तीनों
अमन की लाश को वहीं पर छोड़ते हुए जंगल से बाहर निकलकर अपने अपने घरों में चले जाते हैं। सुनील समेत बाकी आरोपियों को लगता है कि अब उनका गुनाह कभी नहीं पकड़ा जाएगा, लेकिन उनका ही साथी अभिषेक राजेश कटारिया बहुत ज्यादा डर जाता है। उसे डर लगने लगता है कि कहीं इस हत्या का पूरा इल्जाम उसी के सर पर ना आ जाए। इसीलिए वो अगली सुबह स्थानीय पुलिस स्टेशन में जाकर जंगल में लाश पड़े होने की जानकारी देता है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक अभिषेक को अपने किए पर बहुत ज्यादा पछतावा होने लगता है। इस कारण वो पुलिस को अमन की हत्या के बारे में बता देता है। इस पूरे खुलासे के बाद सुनील मेंधेवर, अभिषेक राजेश कटारिया, सुलभ ठाकुर को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया जाता है, जबकि चौथे आरोपी 17 साल के नाबालिग लड़के को गिरफ्तार करते हुए बाल सुधार गृह में भेजा जाता है। इस नाबालिग आरोपी पर पहले से भी कुछ संगीन धाराओं के तहत मामले दर्ज थे। मुख्य आरोपी सुनील ने इंस्टाग्राम को अपना हथियार बनाते हुए अमन रघुवंशी को अपना शिकार बनाया। इस कारण ये न्यूज मीडिया में सुर्खियां बटोरने में कामयाब रही थी। इस केस की मौजूदा स्थिति की बात करें तो फिलहाल सभी आरोपी सलाखों के पीछे ही हैं। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है। कई अहम सबूत जुटाए जा रहे हैं, जिसके आधार पर आरोपियों का गुनाह साबित किया जा सके और इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जा सके। वैसे तो इन सभी को अदालत द्वारा सजा सुनाई जाएगी, लेकिन अगर आपको इन्हें सजा देने का अधिकार दिया जाए तो आप इन्हें क्या सजा देंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। क्राइम की कहानी चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी दबा लें। साथ ही इंस्टाग्राम समेत सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल बड़ी ही सावधानी के साथ करें। किसी तरह के लालच और छलावे में ना पड़ें। क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे साथ लगातार जुड़े रहें। धन्यवाद।